हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 3 वीडियो में ये जो रिवीजन के क्लास वाईसीटी की हम लोग कर रहे हैं आपके जीएस के सेगमेंट को मजबूत करने के लिए। आप हमारे इस जीएस के इस सेगमेंट से जुड़ के, इस क्लास से जुड़ के आप अपनी तैयारियों को एकदम बहुत धार दे सकते हैं। यहाँ पर इसमें जीएस के वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर वही इसमें क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने इस 2-3 क्लास 4 क्लास करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ, हम कौन सी क्लास कर रहे हैं। और यह आपके रिवीजन के माध्यम से कराया जा रहा है। आप यहाँ से जुड़ के आपको सभी विषयों का जो है ये रिवीजन कराया जाएगा। कंटिन्यू यहाँ पे क्लास चल रही है। रोजाना 1 बजे आपको यह क्लास आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, अपलोड हो जाती है। आप वहाँ से डेली देख सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पिछले क्लास में जैसे हमने देखा मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ा, मौर्य काल के बारे में, मगध के बारे में हमने पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संगम वंश। जी हाँ, संगम से शुरुआत करेंगे, संगम वंश की, संगम युग से। तो चलिए इनके बारे में शुरुआत करते हैं। संगम युग में तमिल क्षेत्र के 3 राज्य। जी हाँ, संगम युग में जो है तमिल क्षेत्र के 3 राज्य, जिसमें चोल, चेर और पांड्य का शासन था। इसे आप लोग याद रखेंगे। संगम युग में जो है तमिल क्षेत्र के 3 राज्य, चोल, चेर और पांड्य का शासन था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। जी हाँ, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। आइए उन तीनों संगमों के बारे में जानते हैं। पहला है, प्रथम जो हुआ मदुरै पे हुआ था। इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और वर्तमान में एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है इसका। जी हाँ, ये संकलन की बात करें तो यहाँ पर मदुरै स्थान पर जो पहला संगम हुआ था, इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। इसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय की बात करें तो ये कपाटपुरम में हुआ था। जी हाँ, और इसके जो अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और तोल्काप्पियर। जी हाँ, तोल्काप्पियर थे इसके अध्यक्ष। इसे आप लोग याद रखेंगे। और एकमात्र ग्रंथ तोल्काप्पियम उपलब्ध है इसका। जी हाँ, तोल्काप्पियम इसका जो एकमात्र ग्रंथ है उपलब्ध है हमारे दूसरे संगम के। तीसरा हम लोग देखेंगे, तृतीय जो उसका मदुरै में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है नक्रीर है। जी हाँ, नक्रीर हैं और कई ग्रंथ इसके उपलब्ध हैं। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रथम जो है हमारा मदुरै, प्रथम और तीसरा आपका मदुरै में हुआ, बाकी दूसरा कपाट में हुआ। तो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम और तृतीय जो है मदुरै में हुआ, लेकिन पहला और दूसरे का अगस्त ऋषि और तीसरे का जो है तृतीय में नक्कीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर एक ग्रंथ इसका केवल दूसरे में उपलब्ध है, तोल्काप्पियम। और मदुरै जो तीसरा वाला था हमारा नक्कीर में, यहाँ के इसके कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसे 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि मदुरै 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 पहला और तृतीय मदुरै, दूसरा आपका कपाट। तो द्वितीय में आपका कपाट, दूसरा कपाट, दूसरा कपाट, दूसरा कपाट। तो इसे आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रशासनिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, संगम वंश में प्रशासनिक विभाजन किन किन रूप में विभाजित था। तो जो मंडलम है, प्रांत को मंडलम कहा जाता था। उसके बाद कमिश्नरी प्रणाली जो थी, कोट्टम अथवा वलनाडु कहा जाता था। जी हाँ, तो यहाँ हमने देखा कि प्रांत जो होते थे उनको मंडलम, कमिश्नरी जो थी उसे कोट्टम या वलनाडु, जिला को नाडु बोला जाता तथा ग्राम या संघ को कुर्रम बोला जाता था। तथा सबसे छोटी इकाई जो होती थी ग्राम सभा होती थी। जी हाँ, सबसे छोटी इकाई वहाँ की ग्राम सभा होती थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका हम कभी कभी हमारे एग्जाम में, कई बार पीसी सूसेस के एग्जाम में पूछा गया है, एक हमारी क्रम के रूप में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले प्रांत मंडलम, उसके बाद फिर कोट्टम या वलनाडु कमिश्नरी, फिर जिला या नाडु, फिर कुर्रम और संघ, फिर ग्राम सभा। तो ये इसके सीक्वेंस के आधार पर हो गया कि सबसे पहले सबसे छोटा ग्राम सभा, फिर उसके बाद कुर्रम ग्राम संघ, फिर उसके बाद जिला नाडु, फिर उसके बाद कोट्टम या वलनाडु कमिश्नरी, फिर मंडलम जो है कि प्रांत कहलाता था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये कई बार हमारे एग्जाम के पीसीएस के एग्जाम में मिलान के रूप में या सीक्वेंस के रूप में पूछ लिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके लेखक के बारे में जानेंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके लेखक के बारे में। तो शिलापादिक्रम। जी हाँ, शिलापादिक्रम, इसके लेखक इलांगो अडिगल। जी हाँ, इलांगो अडिगल जी थे शिलापादिक्रम के। अगला देखेंगे मणिमेखले, इसके जो लेखक हैं शीतले सत्यनार हैं। जी हाँ, शीतले सत्यनार जी हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर हम जीवक चिंतामणि। जी हाँ, जीवक चिंतामणि, इसके तिरुतक्कदेवर जी हैं इसके। अगला देखेंगे तोलाकप्पियम। जी हाँ, तोलकप्पियम जो है इसके तोलकप्पियर हैं इसके लेखक। और अगला देखेंगे कुरल। जी हाँ, इसके तिरुवल्लुवर हैं, कुरल के तिरुवल्लुवर हैं। तो यहाँ पे इसे हम याद रख सकते हैं। शिला मतलब इला, शिला से इला, इसे आप याद रख सकते हैं। लांगो अडिगल को, शिलापादिक्रम को शिला से इला याद कर सकते हैं। बाकी मणिमेखले शीतले, तो यहाँ मेखले शीतले से आप इसे याद कर सकते हैं।
बाकी जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, तो जीवक से तिर्क देवर, तो चिंता से देवर चिंता में, देवर चिंता में है, तो इसे भी यहाँ से याद कर सकते हैं कि देवर जो है यहाँ पर आ रहा है तो चिंता, देवर चिंता, तो इसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपके तोल दोनों में आ रहा है, तोलकप्पियम तोलकप्पियर, तोलकप्पियम तोलकप्पियर, तो यहाँ पर आप इसे रिलेट करके जा सकते हैं कि तोलकप्पियम ही तोलकप्पियर है। बाकी कुरल को तिरवल, तो यहाँ पर कुरल तिरवल, कुरल तिरवल, तो यहाँ पर कुरल तिरवल, तो इसे आप याद कर सकते हैं, कुरल को तिरवल, कुरल तिरवल, तो इसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगला देखेंगे। अब यहाँ पर हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। जी हाँ, गुप्त वंश के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो गुप्त वंश जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ही इसे बहुत ही जो शासकों के रूप में देखा जाए तो बहुत शक्तिशाली और बहुत ही चौड़ी मुख इसे कहा गया है। तो आप चलिए देखते हैं कि गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। जी हाँ, 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। स्थापना की बात करें तो श्रीगुप्त थे इसके संस्थापक। जी हाँ, संस्थापक श्रीगुप्त थे। दूसरे इसके घटोत्कच थे। तीसरे की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो इनकी पत्नी कुमार देवी थी। चौथे की बात करें समुद्रगुप्त, इनकी पत्नी दत्ता देवी थी। पाँचवें की बात करें काश तथा रामगुप्त इनको कहा जाता था। जी हाँ, छठवें की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनकी पत्नी ध्रुव देवी या कुबेर नागा दो थीं। सातवें की बात करें तो कुमारगुप्त तथा इनकी पत्नी अनंत देवी थी। आठवें जो है स्कंदगुप्त थे। नौवें की बात करें तो पुरुगुप्त थे। 10वें की बात करें तो कुमारगुप्त द्वितीय थे। और 11वें की बात करें तो बुद्धगुप्त थे। और अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त थे। तो यहाँ हमने देख लिया कि प्रमुख गुप्त शासकों में कुल टोटल 12 शासक थे, जिसमें पहला आपका श्रीगुप्त जिन्होंने स्थापना की। उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आपके छठे हैं, जो कि ऐसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी आपके कुमारगुप्त 7वें, स्कंदगुप्त जो है 8वें हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। समुद्रगुप्त आपके चौथे हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी आपका विष्णुगुप्त जो है सबसे लास्ट 12वें हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है ये हमारा 319 से 335 ईस्वी तक था। जी हाँ, 319 से 335 ईस्वी था। और गुप्त संवत 319 इन्होंने ही प्रारंभ किया था। जी हाँ, गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। और सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक यही चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। जी हाँ, जिनका कार्यकाल 319 से लेकर 335 तक था। और गुप्त संवत की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा किया गया, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला समुद्रगुप्त की बात करेंगे। जी हाँ, ये भी बहुत ही प्रतापी शासक था। इसके बारे में कई बार बहुत चर्चा की गई है अन्य किताबों में, इतिहास में। तो समुद्रगुप्त के जो शासनकाल है इनका 335 से 375 तक। जी हाँ, 335 से 375 तक लगभग इनका शासनकाल लगभग 40 सालों तक था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 335 से 375 सालों तक। और अश्वमेध यज्ञ जो है इसने किया था। उसके बाद अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी इन्हीं के द्वारा जारी किए गए थे। जी हाँ, अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए थे। और इनको जो उपाधि दी गई थी भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ के द्वारा। जी हाँ, भारत का नेपोलियन तो इनको कहा ही जाता है, लेकिन यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यह विंसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। किसके द्वारा दी गई थी, विंसेंट स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। और हर्षेड की जो प्रयाग प्रशस्ति में उसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। जी हाँ, जो हर्षेड कवि थे उनकी एक प्रयाग प्रशस्ति है पत्रिका है, तो उसमें इन्होंने समुद्रगुप्त के विजयों का जो है उल्लेख किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि हर्षेड की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। और यह अश्वमेध यज्ञ किया था, उसने अश्वमेध प्रकार के सिक्कों का भी चलवाया था। तथा यह इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था किसने, विंसेंट स्मिथ ने। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इन 4 पॉइंट को इनको जो समुद्रगुप्त से संबंधित थे इन्हें याद कर लिया। उनका जो कार्यकाल है 335 से लेकर 375 था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है समुद्रगुप्त के बाद आया। इन्होंने 375 से लेकर 415 तक। जी हाँ, ये भी लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन किया। 375 से लेकर 415 तक, ये भी 40 साल रहे। समुद्रगुप्त भी 40 साल तक रहे। इनके बारे में बात कर लिया जाए प्रमुख कुछ चीज़ों के बारे में, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। जी हाँ, विक्रमादित्य, पिछले शासक समुद्रगुप्त को आपने देखा कि भारत का नेपोलियन, और यहाँ पर विक्रमादित्य। जी हाँ, विक्रमादित्य का उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
और ये समकालीन चीनी यात्री, जी हाँ, इन्हीं के कार्यकाल में फाहियान जो है भारत की यात्रा पे आया था। फाहियान जो चीनी यात्री था, इन्हीं के चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में वह भारत आया था। अगला देखेंगे रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। जी हाँ, तो यहाँ आपने ऊपर देखा था कि चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम थे, वह सोने का सिक्का जारी किए थे। और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, इन्होंने रजत सिक्का जारी करने वाला, मतलब चांदी के सिक्के जो जारी करने वाले हमारे कौन थे, ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का जारी किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर रजत सिक्का जारी किया। इसे भी आप लोग याद करेंगे। और मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध जो है हमारी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कौन से लौह स्तंभ से? मेहरौली लौह स्तंभ से हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख किया, मतलब संबंधित है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, हम लोग क्लियर किए। अगला हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार के नवरत्नों की बात करें। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत प्रतापी शासक था। और आइए अब यहाँ इनके हम नवरत्नों, मतलब जो दरबार में नवरत्न होते थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न होते थे, उसी तरह चंद्रगुप्त के दरबार में भी नवरत्न थे। तो आइए उनके बारे में जानेंगे। तो पहले जो हमारे कालिदास जो कि कवि और लेखक थे, जी हाँ, कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कालिदास किसके समकालीन थे, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। जी हाँ, उनके दरबार में कवि और लेखक का रोल निभाते थे। धन्वंतरी जो है चिकित्सक थे, जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में। शंकु जो है वास्तुकार थे, इसे आप लोग याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बराहमिहिर जो है खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी थे। जी हाँ, बराहमिहिर जो है ये हमारे खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी थे, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। घटकरपर जो है कूटनीतिक थे, जी हाँ, ये भी किसके? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बेताल भट्ट जो है ये जादूगर थे, जी हाँ, बेताल भट्ट जो है जादूगर थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अमर सिंह जो है कोषकार थे, जी हाँ, अमर सिंह कोषकार थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। छपड़क जो है फलक ज्योतिषी थे, जी हाँ, छपड़क जो है फलक ज्योतिषी थे। और बररुचि जो है हमारे व्याकरण थे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इस तरह इनके 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि कालिदास वाला ये कई बार पूछ लिया जाता है, धन्वंतरी का पूछ लिया जाता है, बराहमिहिर का पूछ लिया जाता है, तथा घटकरपर वाला और अमर सिंह जो है ये कोषकार, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बेताल जादूगर, घटकरपर कूटनीतिक, बराहमिहिर विज्ञानी खगोल शास्त्री ज्योतिष, शंकु वास्तु, धन्वंतर चिकित्सक, कालिदास कवि लेखक, बरुरुचि जो है व्याकरण से, छपड़क जो है फलक ज्योतिषी थे, अमर सिंह जो है कोषकार थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगला देखेंगे। अब यहाँ हम स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे। जी हाँ, स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त ने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था। जी हाँ, स्कंदगुप्त ने हूणों को, जी हाँ, स्कंदगुप्त जो है यह भी बहुत अच्छा प्रतापी शासक था, तो इसने हूणों को अंतिम रूप से पराजित किया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब हम चलेंगे, बात करेंगे गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेखों की। जी हाँ, गुप्तकालीन के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे, उनके बारे में जानेंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो कुमार गुप्तकालीन कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे। कुमार गुप्त के कालीन में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख उनके बारे में देखेंगे। तो पहला अभिलेख है कि धनदह ताम्रपत्र राजशाही बांग्लादेश। दूसरा है बैग्राम ताम्रपत्र बोगरा बांग्लादेश। दामोदर ताम्रपत्र दिनाजपुर बांग्लादेश। वत्स भट्ट रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा। गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। गढ़वा अभिलेख कहाँ से संबंधित है, क्योंकि स्पेशल के भी सवाल में पूछा जाता था, तो यह है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। बाकी अगला देखेंगे करमदंडा अभिलेख जो है एटा उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, करमदंडा अभिलेख जो है एटा उत्तर प्रदेश में है। मनकुंवर अभिलेख जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी यूपी स्पेशल के संबंधित है। बाकी तुमैनगढ़ अभिलेख जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केवल 1 2 3 ये 3 4 है, और ये मालवा वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो हमारे कुमारगुप्त से संबंधित अभिलेख थे। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज, करमदंडा अभिलेख एटा में, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज और वत्स भट्टी रचित मंदसौर अभिलेख प्राचीन मालवा में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे स्कंदगुप्तकालीन। जी हाँ, स्कंदगुप्तकालीन अभिलेखों की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए कि 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सूपिया अभिलेख जो है रीवा मध्य प्रदेश में है, और एरड़ अभिलेख जो है सागर मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। एरड़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने स्कंदकालीन जो मुख्य अभिलेख 4 थे उनके बारे में देखा। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र में, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में, सूपिया अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश में, एरड़ अभिलेख आपके सागर मध्य प्रदेश में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
अब यहाँ पर हम चलेंगे प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि गुप्तकालीन में प्रशासनिक इकाई क्या थी। तो यहाँ पर बात करेंगे कि भुक्ति भोग जिसे प्रांत कहा जाता था, बाकी विषय जिला, जी हाँ विषय जिला होता था, विधि नगर को विधि कहा जाता था तथा गांव को ग्राम बोला जाता था। उसके बाद इसे ग्रामिक बोला जाता था और विधि महत्तर बोला जाता था, जिला को विषयपति बोला जाता था तथा प्रांत को उपरिक या भोगपति कहा जाता था। तो ये इसके प्रशासनिक इकाई थी जो कि सीक्वेंस के रूप में है, आप लोग याद रखेंगे। प्रांत में जो है उपरिक भोगपति, जिला में विषयपति, नगर में विधि महत्तर और ग्राम में ग्रामिक। तो ये इसका प्रशासनिक इकाई, इसे आप लोग याद रखेंगे। कई बार हमारे सीक्वेंस के रूप में इसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आयोग के सवालों में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे देखेंगे क्रय विक्रय की इकाई देखेंगे, जी हाँ, जो कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुप्तकालीन में क्रय विक्रय की इकाई क्या थी। तो स्वर्ण का सिक्का जो है दिनार कहलाता था, जी हाँ, स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहलाता था, इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था। चांदी का सिक्का जो है रुपयक कहलाता था, जी हाँ, रूपक कहलाता था, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू किया। और तांबे का सिक्का जो है मासक कहलाता था, इसे आप लोग याद रखेंगे। तांबे के सिक्कों को यहाँ मासक कहते थे, इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रय विक्रय की इकाई, सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक तथा तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कालिदास की रचनाओं के बारे में देखेंगे, जो जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, और इनके रचनाओं के बारे में देखेंगे। जो इनके प्रमुख रचनाएं उनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में। तो इनकी रचना जो है रघुवंश जो है महाकाव्य है, ऋतु संहार जो है खंड काव्य है, मेघदूत जो है खंड काव्य है, अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये अब हमारा नाटक है, बाकी विक्रमोर्वशीय जो है ये नाटक है हमारा, मालविका मित्रम जो है नाटक है हमारा, कुमार संभव जो है हमारा महाकाव्य है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ महाकाव्य आपका कुमार संभव, रघुवंश और यही दो ऐसे हैं जो महाकाव्य इनके थे। बाकी ऋतु संहार, मेघदूत और ये जो ऋतु संहार और मेघदूत जो है खंड काव्य है इनके। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय तथा मालविकांग मित्रम, ये इनके 3 नाटक हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया इनके 1 2 3 4 5 6 7 रचनाओं में से जो आपके कुमार संभव और रघुवंश जो है ये हमारे महाकाव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश जो आदमियों के नाम से जाने जाते हैं इन्हें ये जो है महाकाव्य हैं। बाकी ऋतु संहार और मेघदूत, जी हाँ, ऋतु संहार और मेघदूत जो है, जैसे ऋतु मेघ में ऋतु में मेघ गिरता है, तो इसे आप ऋतु से रिलेटेड करके जोड़ सकते हैं। ये दोनों इसके खंड काव्य हैं। बाकी आपके अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकांग मित्रम, ये इसके 3 नाटक हैं। तो यहाँ रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं कि 3 नाटक हैं। बाकी ऋतु मेघदूत मतलब ऋतु में मेघ मतलब बादल होता है, तो ऋतु के अनुसार ही मेघ बदलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों खंड काव्य हैं। और बाकी कुमार संभव और रघुवंश जो है इसके महाकाव्य है। यहाँ पे आदमियों के नाम से आपको मालूम पड़ते हैं, तो इसे आप आदमी बड़ा होता महान होता है, तो यहाँ पर महाकाव्य से इसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अगला देखेंगे, जी हाँ, यहाँ पे अगला फैक्ट देखेंगे गुप्तकालीन से संबंधित। तो मंदिर में भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ जो है गुप्त काल से हुआ है, जी हाँ, भारत में मंदिर कला का निर्माण जो है गुप्त काल से माना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आइए उनके प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में हम लोग देखते हैं, जी हाँ, प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में देखेंगे तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जी हाँ, देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर हमारे ललितपुर में है, जो कि गुप्तकालीन है। भूमरा का मंदिर जो है नागौद मध्य प्रदेश में है, जी हाँ, भूमरा का मंदिर। नचना कुठार पार्वती का मंदिर जो है पन्ना मध्य प्रदेश में, इसे आप लोग याद रखेंगे। तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भेदर गांव का कृष्ण मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मंदिर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर और एक भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है महासमुंद छत्तीसगढ़ में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये 6 मंदिर जो थे हमारे गुप्तकालीन से संबंधित थे। और भारत में मंदिर निर्माण कला का आरंभ गुप्तकाल से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। हमने गुप्तकालीन से संबंधित और संगम काल और गुप्त काल को यहाँ पर पढ़ा। अब हम कल वर्धन वंश के बारे में शुरुआत करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी पुष्यभूत, राजवर्धन, प्रभाकरवर्धन, आदित्यवर्धन, इनके सबके बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यहाँ से जुड़कर आप अपनी रिवीजन जो क्लास है जीके जीएस की उसे मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सीरीज चलाई जा रही है आप लोगों के लिए। इस क्लास को जुड़ के आप अपने सभी जो एग्ज़ाम के जो सवाल हैं उसे आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जीएस और जीके के लाभ उठाएं। और यहाँ पर वही चीज़ कराई जा रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी SSSC हो या आरओ हो,
कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से जुड़ के आप अपने सभी एग्ज़ामों के तैयारी के रिवीजन में अपनी धार दे सकते हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास को आप रिवीजन के माध्यम से करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो बाकी हमारे जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। करंट की क्लास आपको डेली माइंड मैप के माध्यम से हैंड रिटन नोट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। उससे जुड़ के आप अपने करंट की भी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही यहाँ से जुड़ के आप अपने जीएस की तैयारी को भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। कल फिर 1 बजे आपको 1 बजे हमारी क्लास अपलोड कर दी जाती है हमारी ऐप पर, हमारी इसी चैनल पे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें यहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्यार दुलार बनाएं। तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।